नमस्कार, मैं जी, हूँ राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। आज मेरे साथ एक ऐसे विशेष अतिथि हैं। इस कार्यक्रम में मुझसे अंतर्वार्ता करने के लिए ऐसे विशेष अतिथि मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो विश्व के प्रमुख 4 साइबर लॉयर्स में से एक है और भारत के नंबर 1 साइबर लॉयर इन्हें माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं जो साइबर लॉ में स्पेशलाइज़ करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ के, चेयरमैन है इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं और सरकार को साइबर लॉ मामले में सुझाव देते हैं। और भारत का जब साइबर लॉ बना तो इसमें इनकी विशेष योगदान रही। आइए आपकी मुलाकात मैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी से कराता हूँ। पवन दुग्गल जी, फेस टू फेस में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज विशेषकर मैं पवन दुग्गल जी से इसलिए भी जुड़ा हूँ क्योंकि कल भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया जिनमें हेलो, टिकटॉक, वीचैट और कई ऐसे एप्लीकेशंस थे जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस थे और इनके भारत में लाखों यूज़र्स थे। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपको ये रहेगा पवन दुग्गल जी, इनको बैन करने के पीछे क्या कारण रहा? भारतवर्ष कई सालों से देखते आ रहा है कि हमारे यहाँ एक वैक्यूम था ऐप्स को लेकर और इस वैक्यूम को फिल करने में चाइनीज़ ऐप्स ने अपनी एक अभिन्न भूमिका निभाई। ये ऐप्स आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते थे, मुफ्त प्रदान करते थे और धीरे-धीरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लग गए, खास तौर पर युवाओं के तहत। और देखने में फिर ये भी आने लगा कि ऐप्स विभिन्न प्रकार के परमिशंस आपसे माँगते थे। अगर आप चाइनीज़ ऐप की तुलना अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स के साथ करते हैं, तो पाते हैं कि इन कंपैरिज़न चाइनीज़ ऐप्स आपसे ज़्यादा परमिशंस माँगते हैं और एक बार अगर आपने बिना सोचे-समझे ये परमिशंस दे दी, तो साथ ही साथ ये चौबीसों घंटे आपके इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं और साथ ही साथ आपके इन्फॉर्मेशन को भारत के बाहर भेजते हैं। ताकि वो चाइना चले जाए। तो कहीं न कहीं अब जब भारत और चीन के बीच में जो संबंध थे, उसमें मिठास थोड़ी कम हो गई, तो भारतीय सरकार को लगा कि इन ऐप्स को अगर हम बैन करेंगे, तो हम जो भारत की इकोसिस्टम है साइबर सिक्योरिटी का, उसको सशक्त करने में अपना योगदान देंगे। यही कारणवश है कि जो केंद्रीय सरकार है, उसने 59 ऐप्स को फिलहाल ब्लॉक किया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये ऐप्स कहीं न कहीं एक नकारात्मक प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट करेंगे भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के प्रति। अब फिलहाल बैन हो गया है और अब किसी प्रकार के ये ऐप्स ना तो ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, ना प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और अगर आप भारत में मौजूद हैं, तो आपके फ़ोन पर ये ऐप ज़रूर डाउनलोड होंगे, बट क्योंकि आपके सर्विस प्रोवाइडर्स ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो आप उसपे ना तो कोई वीडियो डाल पाएँगे, ना कोई कंटेंट को एक्सचेंज कर पाएँगे। अल्टीमेटली उद्देश्य ये था कि जब ये ब्लॉक हो जाएँ, तो जो कांस्टेंट डेटा का स्ट्रीम और डेटा का जो फ्लो भारत से बाहर चीन जा रहा था, उसको रोका जाए। तो उसके 2 परिणाम होंगे। पहली बात, तो ये ऐप्स फ्री हैं लेकिन आपके डेटा को मोनेटाइज़ करते हैं, इसलिए आपके डेटा के आधार पर बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट्स एकत्रित करते हैं। एक, तो उनका जो एडवर्टाइज़िंग रेवेन्यू है, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो कांस्टेंट आपका डेटा का सोर्स भारत से चीन जा रहा था, उस पर भी एक रोकथाम, एक लगाम सी लग जाएगी ताकि चीन को इस तरह का डेटा ना मिल सके क्योंकि डर और अंदेशा ये भी है कि चीन इस तरह के विशाल डेटा को बिग डेटा मेथोडोलॉजीज और मशीन लर्निंग के माध्यम से अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है और भारत के बारे में कुछ पेक्यूलियर बिंदु स्थापित कर सकता है जिसका इस्तेमाल भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। इसलिए भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए ये कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। ये जो ऐप्स है, ये चाइनीज़ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे टिकटॉक हुआ, हेलो हुआ, वीचैट हुआ, ये सरकारी कंपनीज़ नहीं है, प्राइवेट कंपनीज़ है। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ के जो डेटाबेस है, वो सरकार तक चाइना में कैसे पहुँचती है? हाल ही में यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक घोषणा की है कि उनके अनुसार विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण चाइनीज कंपनीज हैं जो एप्स भी चलाती हैं उनका सीधा डायरेक्ट मैनेजमेंट या कंट्रोल चाइनीज आर्मी के हाथ है। दूसरी बात, इन एप्स को चलाने वाली हैं प्राइवेट कंपनीज, लेकिन आपको आभास होना पड़ेगा
कि ये जो कंपनीज हैं, ये अल्टीमेटली चाइना में स्थित है और चाइना में 3 साइबर सुरक्षा के कानून फिलहाल पिछले 4 साल में पारित हो चुके हैं और लागू हैं। उन कानूनों के तहत वहाँ की सरकार कोई भी जानकारी इन सर्विस प्रोवाइडर से माँग सकती है और एक बार ये माँगी जाती है जानकारी तो सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कोई विकल्प नहीं होता, उन्हें जानकारी देनी होती है और एक बार वो जानकारी नहीं देते तो दंडनीय अपराध बनता है चाइनीज़ कानून के तहत। तो इसलिए ये प्रिज़म्पशन की जा रही है क्योंकि इतना सारा डेटा भारत के बाहर जा रहा है, चीन जा रहा है और क्योंकि चीनी जो एजेंसीज़ हैं, उसको एक्सेस कर सकती हैं, लिहाज़ा उसको एक्सेस कर रही होंगी। इसको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं। यही कारणवश है कि चीन विशिष्ट प्रकार से भारत को साइबर आक्रमण करने के लिए विभिन्न तरीके से तैयारियां कर रहा है। भारत की जो नोडल एजेंसी है साइबर सुरक्षा की, सर्टेन, उसने भी आपको चेतावनी दी है कि बहुत बड़ा एक साइबर हमला होने वाला है चीन से और इसी तरह के हमले ना हो और भारतीय डेटा का दुरुपयोग ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है इन 59 ऐप्स को बैन करने के लिए। अच्छा, जब हम साइबर हमले की बात करते हैं, एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल ऐप यूज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टिकटॉक यूज़र है, भारत में कोई युवा टिकटॉक को इस्तेमाल करता है, उसके लिए टिकटॉक जैसा चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल करना किस तरह से खतरनाक हो सकता है? देश के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है? और जब हम साइबर अटैक की बात करते हैं, तो साइबर अटैक होता क्या है और किस तरह से किया जाता है और इससे देश के आम नागरिक और देश की सुरक्षा में किस तरह से सेंध लगाई जा सकती है? साइबर अटैक यानी कि साइबर आक्रमण उस गतिविधि को हम बताते हैं, हुँ, जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत जो स्थित कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। विशेष प्रकार से मैलिशियस प्रोग्राम भेजे जाते हैं ताकि उन कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन के अंदर जो जानकारी है, डेटा है, उस पे नकारात्मक प्रभाव पड़े। हो सकता है वो नेटवर्क ही बैठ जाए ताकि वर्तमान टारगेट विक्टिम को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। कई बार ये नुकसान पहुँचा जाता है उनकी व्यक्तिगत जानकारियों को चुरा के और उसका दुरुपयोग करके। कई बार ये साइबर अटैक्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स जहाँ पर आपकी मशीन में इतने सारे आपको रिक्वेस्ट भेज दिए जाएंगे कि आपकी मशीन उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी और मशीन ठप हो जाएगी। कई बार ये साइबर आक्रमण खास तौर पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए किए जाते हैं। मसलन कि किसी भी राष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया या पावर कंपनी हो गई या बैंकिंग नेटवर्क हो गया, वहां पे टारगेट लगाया जाता है क्योंकि अगर वो ठप हो जाएंगे, बिजली का एक्सेस ठप हो जाएगा, तो लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे और अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, तो लोगों में अविश्वास और असंतोष की भावना होगी अपने राष्ट्र के प्रति। तो विभिन्न ध्येयों से, उद्देश्यों से प्रेरित होकर ये साइबर अटैक्स किए जाते हैं। अब जब साइबर अटैक करना होता है, उसके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो जो ऐप्स आपसे जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं और ये तमाम सारी जानकारी जो चीन के वहाँ जा रही है, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको उपभोक्ता होने के नाते टारगेट किया जा सकता है, आपके नेटवर्क को टारगेट किया जा सकता है और सरकारी नेटवर्क्स को, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा सकता है। यही कारणवश है कि अभी महाराष्ट्र की साइबर एजेंसी ने अभी बताया है कि पिछले कुछ दिनों में 40,000 से ज़्यादा साइबर आक्रमण उन्होंने डिटेक्ट किए हैं बैंकिंग नेटवर्क्स और बैंकिंग संस्थाओं पर, जिसका ताल्लुक चीन के साथ है। इससे कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने भी शिकायत करी थी कि उन्हें बहुत जबरदस्त मैसिव साइबर अटैक का सामना करना पड़ रहा है, जब से उनका वाद-विवाद प्रारंभ हुआ है चीन से। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन का एक्टर के बारे में रेफरेंस ज़रूर किया। तो आज के वर्तमान युग में जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ मौजूद नहीं है, मुझे लगता है आज नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑन साइबर स्पेस मौजूद नहीं है। इसलिए विभिन्न प्रकार के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स लगातार साइबर आक्रमण करते हैं ताकि वो अपने जो जो भी इंटरेस्ट हैं या मोटिव्स हैं, उनकी पूर्ति हो सके। हमने ये भी देखा कि बहुत तरह के आजकल ईमेल फ्रॉड्स होते हैं। आपको ईमेल आता है कि आपने फेक लॉटरी जीती है। आपको एसएमएस आता है आपने फेक कॉन्टेस्ट जीता है। बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स लिस्टेड रहते हैं। तो जब आप इस ईमेल के ट्रैप में आ जाते हैं, आपको विश्वास हो जाता है आपने लॉटरी जीता है, तो वो आपसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं और आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपके कार्ड डिटेल्स माँगते हैं और ये कहते हैं कि आपके उस अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। इसके पश्चात अगर जो भी व्यक्ति शेयर करता है,
इस बहकावे में आगे कि वो लॉटरी जीत चुके हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद उनके अकाउंट से सारा पैसा निकाला जाता है और उनको लूट लिया जाता है। इस चीज को कैसे रोका जा सकता है? आप जिसकी ज़िक्र कर रहे हैं उसे हम साइबर क्राइम या फ़िशिंग बोलते हैं। यहाँ पर पहले आप व्यक्ति विशेष के विश्वास को जीतते हैं और उसके बाद फिर उसे प्रलोभित करते हैं ताकि वो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन वाले जाल में फँस जाए और फिर उसकी डिटेल्स को लेकर उसी को टारगेट किया जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ख़ास तौर पर जब से कोरोना वायरस युग का प्रारंभ हुआ है और जब से हमने राष्ट्रीय लॉकडाउन्स देखे हैं, उनमें फ़िशिंग बहुत तेज़ रफ़्तार से बढ़ चुकी है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 500% इंक्रीज हुआ है साइबर इंसिडेंट्स में ग्लोबली जब हम साइबर स्पेस की बात करें। तो आपको हमेशा सदैव सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा। और आपको हर वो चीज़ जो नज़र आ रही है, उस पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करेंगे, तो उसका कहीं न कहीं सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके डिजिटल प्रेज़ेंट, आपके डिजिटल फ्यूचर पर पड़ सकता है। एक और चीज, जैसे पेमेंट लोग पेटीएम से करते हैं और भी इस तरह के जो ऐप गूगल पे से करते हैं। कई बार ऐसा तो आपने पे कर दिया, गलती से पेमेंट कर दिया या किसी ने आपको इसमें फांस लिया और आपने पेमेंट कर दिया किसी ऑर्डर के लिए, पर वो सामान आपके पास कभी नहीं पहुंचा और जिसको जिसको आपने ऑर्डर प्लेस किया था, वो आपको पैसा वापस भी नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या साइबर लॉ इतना स्ट्रांग है कि उस व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जिसके साथ ये स्कैम हुआ है, उसको अपना पैसा वापस मिल सके? देखिए, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप साइबर लॉ के तहत मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अगर आपको जिसने धोखाधड़ी करी है, उसकी आइडेंटिटी पता हो, तो उसके बरखिलाफ आप क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं, धारा 66 और धारा 43 भारतीय आईटी एक्ट के तहत, जिसमें 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न सारे प्रावधानों को भी इन्वोक किया जा सकता है बिकॉज़ चीटिंग तो चीटिंग रहती है, चाहे आप ये फिज़िकल वर्ल्ड ये में करें चीटिंग करते या हैं, आपको चाहे रोकना चाहूँगा बीच में, ये जो चीटिंग करते हैं ये लोग तो मुख्यतः नाइजीरिया में होते हैं, ऐसे देशों में होते हैं जहाँ से आपका पैसा वापस आना असंभव रहता है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं और उनका पैसा अब तक वापस नहीं आया। ऐसी स्थिति में कैसे बचें और साइबर लॉ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो? देखिए, साइबर लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली ये कि साइबर लॉ केवल आपकी राष्ट्र की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के अंदर ही लागू होता है, बाहर नहीं। तो अगर आपको टारगेट करने वाला कोई व्यक्ति भारत के बाहर स्थित है, तो शायद आपकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं क्योंकि आप इफ़ेक्टिवली उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते। तो बेहतर तो यही होगा कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और अगर आप बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तब आपके पास फिर भी कोई रेमेडी है क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 जुलाई 2017 में एक नोटिफ़िकेशन निकाल रखी है। वो कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई अनावश्यक बैंक ट्रांज़ैक्शन होता है या आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का अनावश्यक मिसयूज़ होता है, तब आप पहले 72 घंटों में ही अगर आप लिखत में रिपोर्ट बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को करेंगे और पुलिस को करेंगे, तब आपका कोई दायित्व नहीं होगा कोई पैसे देने के लिए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैसे को वापस करने की बैंक की होगी या क्रेडिट कार्ड कंपनी की होगी। अधिकांश भारतवासी इस नोटिफ़िकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता लगती, इसलिए वो अक्सर अपने पैसे गँवा जाते हैं। अगर आप 72 घंटे से बाद भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन 10 दिनों तक रिपोर्ट करते हैं, तब आपकी एंटाइटलमेंट होती है कि 90% पैसा आपको वापस मिल जाए, 10% का नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और ये तो प्रकरण मौजूद है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस आप इस तरह की साइबर फ्रॉड के शिकार बने ही ना। इसलिए अगर आप जागरूक रहेंगे, अपने डिवाइसेज़ को ज़्यादा सशक्त रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम रखेंगे, अच्छा फायरवॉल रखेंगे। अगर आप बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस के लिए अलर्ट सेवाएँ लेंगे एसएमएस के तौर पर, तो काफ़ी हद तक आप नियंत्रण में होंगे और जब आप नियंत्रण में होंगे, तो मुख्य तौर पर आप इस तरह की फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएँगे। पवन दग्गल जी, आपने ये बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि बहुत लोग जो इस साइबर स्कैम का शिकार बनते हैं, उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि 72 घंटे में अगर वो एफआईआर दर्ज करें,
तो 90% चांसेस रहते हैं कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे दर्शकों को इस बात से बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले तो कोई साइबर स्कैम का शिकार ही ना हो, पर अगर कोई गलती से होता है, तो फिर भी उस सिचुएशन में भी पैसा वापस मिलने के चांसेस हैं, अगर आप 72 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करते हैं तो। मेरा अगला प्रश्न वापस टिकटॉक पे आता है। हमने देखा है कि बॉर्डर में बहुत सारे हमारे आर्म्ड फोर्स के लोग भी टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। तो इस तरह के लोग जिन्होंने टिकटॉक वीडियोस बनाए, अब तो इंडिया में बैन हो चुका है। तो क्या वो भी इस देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बन जाता? देखिए, अगर आप बॉर्डर में कोई जवान है या आर्मी के कोई ऑफिसर हैं और आप टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ याद रखिए कि आपकी लोकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स सब भारत के बाहर जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी लोकेशन को पता करने के लिए। और अगर आप जवान हैं या आर्म्ड फोर्सेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपकी प्रोफाइलिंग के माध्यम से आपकी जो यूनिट की मूवमेंट है, उसके बारे में भी जानकारी पता लगाई जा सकती है। तो अच्छी बात तो होगी कि आप इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करें ही ना। अभी तो ये ऐप्स बैन हो गए हैं और वैसे भी सरकार ने कह दिया है कि हर कोई सरकारी जो मुलाजिम है या जो आर्म फोर्सेस में काम करते हैं, उन्हें इस प्रकार के ऐप्स को अपने ऑफिशियल फ़ोन्स में बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए, आपकी थोड़ी-सी लापरवाही होगी और राष्ट्र को बहुत बड़ा खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपनी छोटी टेम्पटेशन पर कहीं न कहीं नियंत्रण करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऐप्स की जानकारी आपकी यूनिट की, आपकी सेना की टुकड़ी की जो फ्यूचर प्लानिंग है, उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि सैनिक फेसबुक का भी बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे वीडियोस जो फेसबुक में डालते हैं, बहुत जल्दी वायरल भी हो जाते हैं। तो जो सैनिक फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका भी लोकेशन ट्रैक पे नहीं रहता कहीं न कहीं विदेशी ताकतों के पास? क्योंकि फेसबुक के जो ओनर है, उनकी वाइफ भी चाइनीज़ है और फेसबुक में बहुत हाई परसेंटेज इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट का और चाइनीज़ कंपनियों का है। तो क्या ये देश के लिए थ्रेट नहीं हो जाता कि सैनिक जब फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उनके लोकेशन, उनकी स्ट्रैटेजिक जो चाल है, जो मूवमेंट है, क्या विदेशी ताकतों को पता नहीं चल जाता? इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप आज की तारीख में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाता है कि फेसबुक आपकी निजता के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो आपको एक डेटा एंटिटी समझता है और आपकी तमाम सारी जानकारी को मोनेटाइज़ करता है और विभिन्न और जो ग्रुप कंपनीज़ हैं, उनके साथ शेयर करता है। तो कोशिश करनी चाहिए, आप फेसबुक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह के ऐप्स जो हैं, वो भी आपका डेटा एकत्रित कर रहे हैं और अगर आप किसी सेंसिटिव पोस्टिंग में हैं या कहीं और हैं, तो हो सकता है इस तरह की जानकारी से एक नकारात्मक प्रभाव आपके प्रोफेशनल आउटपुट या आपकी ड्यूटीज़ पर भी पड़ सकता है। ये इससे पता चलता है कि फेसबुक वगैरह आपकी मोबाइल यूजेस की, आपके बिहेवियर की ट्रैकिंग करते हैं। अगर आप यूट्यूब में या इंटरनेट में कोई भी चीज़ें सर्च कीजिए, मान लीजिए आपको एक होटल का टिकट बुक करना है, आपने एक या फ्लाइट का टिकट बुक करना है, आपने वो सर्च किया, उसके बाद जब आप दोबारा आपने इंटरनेट में सर्च किया और आप फेसबुक पे दोबारा आते हैं, तो आपका फेसबुक पे बहुत सारे ये टिकटिंग ऐप्स वगैरह, टिकटिंग एडवर्टाइज़मेंट वगैरह भर जाता है जब आप स्क्रॉल करते हैं। तो इससे ये बात तो समझ में आती है और ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भुक्तभोगी हूँ, तो इसी चीज़ को बता रहा हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि आप कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं और फेसबुक दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके फेसबुक पे वही चीज़ें जो आपने सर्च की है, आपके वॉल्स पे आ जाता है। इसका मतलब फेसबुक आपको प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहा है, आपके बिहेवियर को नोट कर रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन, आपके किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, क्या ढूँढते हैं, क्या सर्च करते हैं, उन सबको मॉनिटर कर रहा है और वही चीज़ें फेसबुक में दिखा रहा है। इन अदर वर्ड्स उसको मोनेटाइज़ करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही आपके सिक्योरिटी के साथ भी खतरा हो सकता है। आप क्या मानते हैं इस विषय में? मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके डेटा का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना हो सकती है। आपकी साइबर सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। आपकी पर्सनल डेटा डिटेल्स में भी सेंध लगाई जा सकती है। वैसे भी देखिए, अगर आपने फेसबुक इस्तेमाल करनी है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी कृपया पढ़ लें। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो शायद आप ये सही निर्णय पे पहुँचेंगे कि मुझे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जाना,
जहाँ पर मेरी इज़्ज़त नहीं, मेरे पर्सनल डेटा की इज़्ज़त नहीं, लेकिन मेरे डेटा को मोनेटाइज़ कैसे किया जाए, इस पर ज़्यादा महत्व या तवज्जो दिया जा रहा है। तो निर्णय आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि आप भारत सरकार को साइबर सिक्योरिटी विषय पे सुझाव भी देते हैं और भारत में जब साइबर लॉ बना उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो क्या आप ये भारत सरकार को सुझाव नहीं देना चाहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज में जो आर्मीज है और आर्मी इनफैक्ट कहीं भी हो, उनको इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से बैन किया जाए, ताकि देश के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश है उसमें मुख्यतः चाइना और पाकिस्तान को से इनफैक्ट हमारे देश को बहुत हद तक खतरा है सुरक्षा के मामले में। तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या आर्म्ड फोर्सेस को इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से बैन नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमने ऑलरेडी इस बात के बारे में जो अंडरलाइनिंग है वो कर रखी है। सरकार को बता रखा है कि और सरकार भी इस इश्यू को लेकर काफ़ी जागरूक है। यही कारणवश है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर ये गाइडलाइंस होती हैं कि आप बॉर्डर एरियाज़ में, सेंसिटिव एरियाज़ में जहाँ आपकी पोस्टिंग है, आप इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि वो पूरे यूनिट को, उसकी मूवमेंट को और फ्यूचर प्लानिंग को प्रेजुडिशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट अभी भी मुझे लगता है कि लगातार स्टोरीज सामने आती रहती हैं जवानों की और आर्मी ऑफिसर्स की जो इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक डोमेन में अपने वीडियोस या अपनी और जानकारियां पोस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक साइबर सिक्योरिटी मेच्योरिटी की आवश्यकता है और मेच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, लोगों को बताने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन जब तक आप लोगों में जागरूकता नहीं फैलाएंगे कि आपके इस ऐप के ये इस्तेमाल करने से भारत को या आपकी सेना को या आपकी डिवीजन को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तब तक लोग शायद उसे उस पर परिवेश में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि साइबर सुरक्षा को के बारे में एक जन अभियान होना चाहिए, खास तौर पर आर्म फोर्सेस को लेकर, खास तौर पर तमाम सारे बॉर्डर एरियाज को भी लेकर, ताकि इस तरह की जानकारी का दुरुपयोग भारत के विरुद्ध न किया जा सके। शायद इसी तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना अपने देश में ही खुद ऐप बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप चाइना में व्हाट्सएप बैन है, उन्होंने उसका ऑल्टरनेट वी चैट बनाया हुआ है। चाइना में फेसबुक नहीं ड्रैगन सोशल चलता है। चाइना में यूट्यूब नहीं सोनू यूको और ले टीवी चलते हैं। चाइना में गूगल सर्च का ऑल्टरनेट है बाइडू। तो क्या भारत में भी यही पॉलिसी नहीं अपनाना चाहिए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश की इंटेग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, और देश के महत्वपूर्ण डाटा विदेशों में ना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में भी क्या इसी तरह के अल्टरनेट ऐप्स बनाए जाने चाहिए? आप इस विषय में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मुझे लगता है समय आ गया है कि भारतवर्ष को ऐप्स और ऐप इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ऑलरेडी एक वैक्यूम था ऐप्स को लेकर जो चाइनीज ऐप्स ने फिलहाल भरा। अब क्योंकि बैन हो गया है, वो वैक्यूम पुनः से वापस आ गया है। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन ऐप डेवलपर्स के हाथों में कि वो स्पष्ट तौर पर इंडिजिनसली क्रिएटेड ऐप्स को बनाएं, और सरकार का दायित्व बनता है, साथ ही साथ और स्टेक होल्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन ऐप्स को ज्यादा प्रोत्साहित करके ज्यादा पब्लिसिटी दी जाए। देखिए, जब से ये बैनिंग का ऑर्डर आया है, तब से हम व्हाट्सएप पर अलग अलग मैसेज देख रहे हैं कुछ इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स को लेकर। बट जितनी जल्दी हम अच्छे रोबस्ट इंडिजिनसली डेवलप ऐप्स को बनाएंगे, उतना ही हमें लगता है कि हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। जब तक भारतवासियों का डेटा भारत में है, भारतीय कानून के अधीन है, तो भारत को फायदा रहेगा। तो जब जब ये भारतवासियों का डेटा डाटा भारत से भारत में बाहर रहे, जाएगा। बीच में ही रोकना चाहूंगा। भारतवासियों का डाटा भारत में ही रहे, इसके लिए क्यों सरकार पहल नहीं करती? फॉर आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, फेसबुक हुआ, अमेज़न हुआ, अलीबाबा हुआ, कई इस तरह के जो ऐप है जो भारत में बहुत प्रचलित है। इनमें जब आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो भारत से बाहर जाता है, क्योंकि उनके सर्वर्स अमेरिका में, चाइना में या अन्य देशों में रहता है। तो क्यों ना भारत के जितने भी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है, उनके सर्वर्स भारत में ही हो? क्या अब ये समय नहीं आ गया कि इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए? एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं काफी दिनों से इस बात की को मानता हूं कि अब समय आ गया है कि भारत को डेटा लोकलाइजेशन
एक इम्पोर्टेंट हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? भारत एक विशाल मार्केट है। हमारे यहाँ दुनिया की शायद सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट होने वाली है। तो हम क्यों चाहेंगे कि विदेशी कंपनियां आके इस मार्केट की मलाई खाएंगी और जहां कानून के पालन की बात होगी तब वो आपको ठेंगा दिखाएंगी या आपके कानून को पूर्णतः पालन नहीं करेंगी। अगर भारतवासियों का डेटा भारत में रहेगा तो उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव भारतीय सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर पड़ेगा। भारत के सॉवरन इंटरेस्ट जो साइबर स्पेस में है या जिसे हम साइबर सोवरेनिटी बोलते हैं, उसको सशक्त करने में एक मेजर बूस्ट मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तमाम सारी फॉरेन कंपनीज को भारत विवश कर पाएगा कि आप भारत में आइए, यहाँ पैसा कमाना जरूर कमाइए, लेकिन आप हमारे डेटा को हमारे यहाँ रखिए और भारतवासियों के विरुद्ध इस डेटा का इस्तेमाल ना करें। तो ये चारों तरफ से एक विन विन सिचुएशन होगी। भारत विभिन्न प्रकार के और जो राष्ट्र हैं जिन्होंने डेटा लोकलाइजेशन पर काम कर रखा है, उनके एक्सपीरियंस से चीजें सीख सकता है और उसके तहत अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज बना सकता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो 2018 में बना था, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर सख्त प्रोविजन थे, लेकिन जब तक उसको हमने संसद में प्रस्तुत किया तब तक डेटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को काफी ज्यादा वाटर डाउन कर दिया। हालांकि मुझे लगता है अब बदलते हुए परिवेश में भारत को पुनः से स्ट्रॉन्ग डेटा लोकलाइजेशन लॉज और लीगल प्रोसेसेस की ओर जाने की आवश्यकता होगी। एक और चीज मैंने देखा, आजकल आप फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बहुत सारे लाइव कंटेंट्स चलते हैं जो जो एडल्ट कंटेंट्स चलते हैं। कोई भी कहीं भी गाली गलौज कर रहा होता है, उसमें सेंसरशिप नहीं लग सकती, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यूट्यूब में, फेसबुक में इस तरह का गाली गलौज करना, हेट स्पीच देना, और कई सारे आजकल जैसे अमेजॉन प्राइम हुआ, नेटफ्लिक्स, यहाँ वेब सीरीज चलते हैं जहाँ किसी को भी किसी भी तरह का गाली, अभद्रता दिखाया जाता है। आपको विशेषकर बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स गोरखास अधिक हैं। एक वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पे जो चलता है जिसका नाम है पाताल लोक, जिसकी प्रोड्यूसर है बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। उनके वेब सीरीज में एक इंटेरोगेशन सीन में नेपाली बोलने वाली महिला को एक महिला को गाली दिया जाता है इंटेरोगेशन में। उसे वेश्या कहा जाता है बहुत ही बुरे शब्द में, पर उस शब्द के साथ नेपाली शब्द जोड़ा गया है जिससे सुनने में यह लगता है कि पूरी कम्युनिटी को ही गाली दिया गया है। और जब बहुत सारे लोगों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया, बहुत सारे एमपीज ने लेटर्स भेजे, वुमेन कमीशन को मैंने खुद ईमेल भेजा, बहुत अन्य जगहों में भी मैंने ईमेल भेजा, और उसका कोई रिजल्ट आता हुआ हमने नहीं देखा। तो क्या सेंसर बोर्ड को भी बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजा था और मैंने भी भेजा था, तो क्या इस तरह की जो वेब सीरीज है इस पे भारत के सेंसर बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं रहता? देखिए, वेब का जो कंटेंट होता है इंडिपेंडेंट होता है और फिलहाल भारतीय सेंसर बोर्ड का भी कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जिसने न केवल प्रत्येक व्यक्ति को ग्लोबल ऑथर बल्कि साथ ही साथ ग्लोबल ट्रांसमीटर और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर बना दिया है। आप इस तरह के प्रकरण को पूरी तरीके से सेंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिलहाल जो भारतीय सरकार है वो भी शशोपंज में रहती है कि हम किस तरीके से चलें। ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी वेब सीरीज में अभद्र कंटेंट होता है, अश्लील कंटेंट होता है, लेकिन उसके लिए सरकार मानती है कि जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसके प्रावधानों को आप इन्वोक कर सकते हैं। मसलन धारा 67 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये ऑफेंस बनाया जाता है जब आप किसी भी अश्लील इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी कंट्री फिलहाल तैयार होगी वेब को के कंटेंट को पूरी तरीके से सेंसर करने में, लेकिन हाँ, ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है इन वेब क्रिएटर्स को अपनी लीगल जिम्मेवारी को पहचानने के लिए। और जो ये वेब क्रिएटर्स हैं वो भारतीय साइबर लॉ के तहत इंटरमीडियरीज माने जाते हैं। इंटरमीडियरीज के ऊपर दायित्व दिया जाता है सेक्शन 79 आईटी एक्ट में कि वो ड्यू डिलिजेंस जरूर करें जब वो अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं, और उसके तहत सरकार कुछ पैरामीटर्स परिभाषित कर चुकी है आईटी रूल्स 2011 में। लेकिन क्योंकि अब इतनी अभद्र भाषा होनी शुरू हो गई है वेब सीरीज में, कुछ और नए ड्यू डिलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी परिभाषित करने की आज आवश्यकता आ खड़ी हुई है। भविष्य इंटरनेट को माना जाता है। पवन दुग्गल जी,
जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, वर्चुअल रियलिटी हुआ और इस कोविड-19 के बाद हमने ये देखा कि भविष्य निश्चित रूप से इंटरनेट ही है क्योंकि आज चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे वर्क कल्चर हो, वो सारे इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों को अब स्कूल भेजने में कतराएँगे। तो वर्चुअल स्कूल सिस्टम, ऑनलाइन स्कूल सिस्टम, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, इंटरनेट के माध्यम से। तो हर चीज़, हर प्रकार की चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से धीरे-धीरे एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आ रहा है, जहाँ सब चीज़ें फ़ेस टू फ़ेस और इन पर्सन से वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहा है। तो क्या हमारा साइबर लॉ इतने एडवांसमेंट और इस फास्ट ट्रांजिशन के लिए तैयार है? और नहीं है तो क्या इनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है? और साथ ही क्या हमारे आईटी एक्ट 2000 को भी अमेंड करने की ज़रूरत है? इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारत के आईटी एक्ट को अमेंड करने की अत्यंत आवश्यकता है। ये कानून हमने 20 साल पहले बनाया था। उस ज़माने में फ़ोकस अलग होता था। हम ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को एक इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क देना चाहते थे। समय गुज़रा लेकिन हमने समय के साथ-साथ इसमें बदलाव इतने नहीं किए, केवल एक बार ही इसका अमेंडमेंट किया सन 2008 में, जब मुंबई आक्रमण हुए थे। लेकिन उसके बाद लगभग 13 साल गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक हम इसकी अमेंडमेंट नहीं कर पाए हैं। तब तक टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त चेंजेज़ आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेंट्रल रोल प्ले करने लग गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ब्लॉकचेन काफ़ी हद तक मैच्योरिटी लेवल पर आ गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है। तो ये कॉन्स्टेंटली बदलते हुए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाले परिवेश में आवश्यकता आ गई है कि आप इस कानून को पुनः से संशोधित करें और उसको टॉपिकल और रेलेवेंट बनाएं आज के संदर्भ में। देखिए, टेक्नोलॉजी लॉज की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि टेक्नोलॉजी तेज भागती है और लॉज को अमेंड करने में थोड़ा स्लोनेस होती है, इसलिए लॉ हमेशा टेक्नोलॉजी के पीछे ही रहता है। लेकिन तब भी मुझे लगता है, क्योंकि भारत एक आईटी लीडर बनना चाहता है और एक आईटी सुपर पावर भी बनना चाहता है, उस ड्रीम को पावर करने के लिए आवश्यकता है कि इंडियन साइबर लॉ जो है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, उसमें बहुत एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स हो, उसको टॉपिकल और रेलेवेंट बनाया जाए और न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को मद्देनजर रखते हुए नए कारगर प्रावधान भी रखे जाए। पवन दुग्गल जी, क्योंकि आप मेरे मित्र भी हैं, तो ये मेरी ओर से एक पर्सनल आपसे एक प्रश्न है। आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया और एक मजबूरी भी हो गई जब से कोरोना वायरस कोविड-19 ने एक वैश्विक महामारी फैला रखी है। तो इस स्थिति में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में एक एम्प्लॉयर कैसे अपने डाटा सिक्योरिटी करे, क्योंकि मेरे अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉय और 100 एम्प्लॉय अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे आश्वस्त रहूं कि मेरे जो इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, मेरे जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसके बेसिस पे डाटा सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात महत्वपूर्ण है। तो उस डाटा की सिक्योरिटी कैसे एक एम्प्लॉयर आश्वस्त रहे कि मेंटेन होगी? देखिए, डेटा आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि कोविड-19 आने के बाद, लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम हम पर थ्रस्ट किया गया है। लेकिन पूरी दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। ये बहुत इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व हो गई हैं। तो भारतवर्ष में भी हमने देखा है कि कंपनियां धीरे-धीरे नए-नए प्रकरण और नई तरकीबें बना रही हैं ताकि उनके डेटा का संरक्षण हो सके। एक तो कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनानी शुरू कर दी है, जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारी को परिभाषित करते हैं। दूसरा, कंपनियों ने खास तौर पर हिदायत दी है अपने एम्प्लॉइज को, ताकि वो वर्क फ्रॉम होम डिवाइसेस को ज्यादा सुरक्षित रख सकें अच्छे एंटीवायरस और अच्छे फायरवॉल द्वारा। नंबर 3, जो इंटरनेट के माध्यम से कंपनियां आज एक्सेस दे रही हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, वो भी कुछ सुनिश्चित तौर से ही और सुनिश्चित प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स के माध्यम ही दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये कंपनियां रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाएं जब वो वर्क फ्रॉम होम के प्रकरण को अडॉप्ट करती हैं। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। आपको ओवरनाइट गोल्डन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जो क्राउन ज्वेल्स हैं उनको संरक्षित करने में कामयाब हो जाएंगे, तब काफी हद तक आप ये जो साइबर सुरक्षा की चुनौतियां वर्क फ्रॉम होम में देख रहे हैं, उसको डील करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस शो करता है कि भारत को आज आवश्यकता आ गई है कि एक नया
डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी वो लेकर आएँ, जो इस तरह के वर्क फ्रॉम होम साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी इफेक्टिवली डील और टैकल कर सके। इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि एक एम्प्लॉयर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाए अपने एम्प्लॉय के साथ, जिससे कि उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो और जिसके भय से एम्प्लॉय जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, वो किसी भी थर्ड पार्टी से किसी भी कारणवश शेयर ना करे। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए? प्राइमरी पॉइंट्स, हाइलाइट्स क्या होने चाहिए? देखिए, जब आप वर्क फ्रॉम होम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो कृपया याद रखिए कि वो वर्क फ्रॉम होम कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी एक्सटेंसिव होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। उसके अंदर आपको जो वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयी है, उसकी ज़िम्मेवारियों को परिभाषित मैं करना आपको चाहिए देख नहीं पा कि रहा वो हूँ, किस आप देख पा रहे हैं, किसी कारणवश इंटरनेट की समस्या के कारण हो सकता है आपको देख नहीं पा रहे। हाँ, अब आप देख रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन बनाते हैं या वर्क फ्रॉम होम के लिए बना रहे हैं, तब मुख्य तौर पर आप कोशिश करें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसमें साइबर सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हों, एक्सेस कहाँ, किस लेवल पे मिलना है, वो पूरी तरीके से डिफाइंड हो, ज़िम्मेवारी एम्प्लॉयी की पूरी तरीके से डिफाइंड हो, ताकि वो अगर कहीं गड़बड़ कुछ करता हो, तो उस गड़बड़ के लिए ज़िम्मेवारी उसकी होनी चाहिए और कानूनी लायबिलिटी भी उसकी ज़रूर होनी चाहिए। इंडेम्निफिकेशन का क्लॉज़ ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉयी आपका मुलाज़िम कुछ गड़बड़ करता है, तो वो अंडरटेक करेगा कि आपको इंडेमनिफाई करेगा और आपका जो लॉस है उसकी भरपाई भी करेगा। स्पष्ट तौर पर जो कानूनी प्रावधान भारतीय आईटी एक्ट में जो एप्लीकेबल होते हैं वर्क फ्रॉम होम, उनका वर्णन ज़रूर होना चाहिए और इस एम्प्लॉइज़ को बताना चाहिए कि कंपनियाँ आज इंटरमीडियरीज़ हैं, उनकी ज़िम्मेवारी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज़ करना है। सिमिलरली एम्प्लॉइज़ की भी ज़िम्मेवारी है कि वो ड्यू डिलिजेंस ज़रूर अपनाएँ और वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के विभिन्न ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित भी ज़रूर करें। उसमें स्पेसिफिक पेनल्टीज़ होनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉयी पाया गया कि उसने ये गड़बड़ करी है, तो एम्प्लॉयी कंपनी को मिनिमम इतने पैसे देगा, 50 लाख देगा या 1 करोड़ देगा और वो पेनल्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि व्यक्ति विशेष उसका उल्लंघन करने से पहले 4 बार सोचे कि मैं अगर उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। हुँ। आपने बहुत सारी किताबें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लिखी है। अगला किताब आप किस विषय में लिख रहे हैं? देखिए, मैंने अभी हाल ही में किताब लिखी है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19 जिसमें मैंने कोविड-19 के अंतर्गत जो साइबर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको एनालाइज़ किया है और कहा है कि जब ये कोविड-19 का युद्ध खत्म होगा, तो हम एक नए साइबर स्पेस में घुसेंगे। वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का बोलबाला रहेगा। अब हाल ही में एक किताब लिख रहा हूँ जहाँ पे मैं कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप्स जो हैं, उनकी कानूनी मान्यताओं को, उनके कानूनी जो बेसिस हैं, उनको एग्ज़ामिन कर रहा हूँ और उस निर्णय पे पहुँच रहा हूँ कि कोविड-19 को आधार बनाते हुए सरकारें इंक्रीज़िंगली इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग कर रही हैं अपने विभिन्न प्रकार के नागरिकों की। लेकिन उसकी साइबर लीगल रैमिफिकेशंस क्या हो सकती हैं और उसका असर लोगों की प्राइवेसी पर या डेटा प्रोटेक्शन या साइबर सुरक्षा पर क्या हो सकता है, उन तमाम सारे पहलुओं पर मैं ये किताब लिख रहा हूँ, खास तौर पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतनी तेज रफ्तार से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। आपसे मेरा आखिरी प्रश्न पवन दुग्गल जी, भारत ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया है और हो सकता है भविष्य में और भी ऐप्स को बैन कर दिए जाए। तो क्या इससे भारत के जो युवा आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको बूस्ट अप मिलेगा और भारतीय आईटी एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने का और जो युवा है, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको ज़्यादा आय स्रोत का मौका मिलेगा और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा? मुझे लगता है हर चुनौती के साथ एक मौका आता है और ये वो चुनौती मौका लेकर आई है। इन 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने के साथ-साथ एक वैक्यूम सा आ गया है और साथ ही साथ अपॉर्च्युनिटी आ गई है ताकि भारतीय आईटी सेक्टर अपने स्किल्स को पुनः से प्रदर्शित कर सके। इंडिजिनसली क्राफ्टेड और क्रिएटेड और ग्रोन आईटी प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस का निर्माण करें ताकि वो भारतवासियों की नीड्स को टारगेट करें और भारत राष्ट्र के जो राष्ट्र हित हैं उनको भी सर्व ज़रूर करें। मुझे लगता है कि इस तरह की अपॉर्च्युनिटी का अगर इंडियन आईटी सेक्टर पूरे हाथ पकड़ के
उसका बेनिफिट उठाएगा, तो हम रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में भी आगे बढ़ जाएँगे और नए आयामों को टच कर पाएँगे। देखिए, भारतीय माइंड बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि टेक्निकल है और नए प्रकार के जुगाड़ बनाने में बहुत ज़्यादा असर रहता है। तो अगर हम इस तरह की अपनी स्किल सेट्स को आईटी सेक्टर में आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है ये आईटी सेक्टर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कैटलिस्ट का रूप ज़रूर धारण करेगा आने वाले समय में। आप हमसे जुड़े पवन दुग्गल जी, बहुत सारे आपने साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रश्नों का जवाब दिया। आपने ये भी कहा कि लोगों को साइबर स्कैम होने पे 24 माफ कीजिएगा 72 घंटे के अंतराल में एफआईआर करें। आर्म्ड फोर्सेस इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल ना करें और भी बहुत सारी आपने विशेष जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में मुझसे जुड़े फेस टू फेस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमारी मित्रता इसी तरह चलती रहे और आप इस तरह की जानकारी हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को देते रहे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद।